स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक थ्योरी सेकेंड ईयर का टॉप 50 क्वेश्चंस का हम सीरीज आपके लिए लेके आए हैं आपकी एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए। तो आज उसी सीरीज का हम पार्ट 2 लेके आए हैं। 50 ही बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए जो कि आपके एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। और इसके पहले भी जो एग्ज़ाम हुआ है, अगर आप हमारी पूरी प्लेलिस्ट इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक सेकेंड ईयर की नहीं देखें तो एक बार ज़रूर देख लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, साथ ही कमेंट में पिन कर देंगे, वहाँ से क्लिक करके पूरी सीरीज़ देख लीजिए क्योंकि क्वेश्चन आपको वहीं से पूछे जाएंगे। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, वहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए आगे की नोटिफिकेशन के लिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, देखिए ये आपका इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक CBT एग्ज़ाम सेकेंड ईयर के लिए है। ये इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक बहुत ही महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द परमानेंट कैपेसिटर मोटर पार्ट मार्क्ड X? X से चिन्हित अस्थायी संधारित्र मोटर भाग का नाम क्या है? यहाँ पर देखिए आपको एक सर्किट दे रखा है, कैपेसिटर मोटर पार्ट जो कि हमारा परमानेंट कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होता है, उसका पूछ रहा है X से जो डिनोट किया है ये क्या है। देखिए पहला ऑप्शन आपका है मेन वाइंडिंग, ऑप्शन बी है सीरीज वाइंडिंग, ऑप्शन सी है शंट वाइंडिंग या ऑप्शन डी है ऑक्सिलरी वाइंडिंग। तो ये कौन सी वाइंडिंग है आप यहाँ पर देखिए, हमारी मेन वाइंडिंग हमेशा ये होती है, तो ये वाली है हमारी मेन वाइंडिंग, ठीक है। ऑक्सिलरी वाइंडिंग हम किस लिए लगाते हैं? ऑक्सिलरी वाइंडिंग हम लगाते हैं मोटर को शुरुआत में स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये वाली हमारी ऑक्सिलरी वाइंडिंग होती है, ठीक। तो सही ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ठीक है। सहायक कुंडली या सहायक वाइंडिंग होती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये इस तरह से यहाँ पे देखिए, ये वाला मेन सर्किट है आपका। मेन वाइंडिंग इस तरह होती है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ एक हमारा कैपेसिटर जुड़ा रहता है, इसलिए इसको कैपेसिटर स्टार्ट मोटर कहते हैं, ठीक है। जैसे हमारा मोटर स्टार्ट हो जाता है इस वाइंडिंग का फिर काम नहीं रह जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द एब्रीविएशन DSO? DSO का संक्षिप्त जो नाम है उसका पूर्ण रूप क्या है? देखिए ऑप्शन है आपको देखा डुअल सिस्टम ऑक्सीलेटर, ऑप्शन बी है डुअल स्टोरेज ऑक्सीलेटर, ऑप्शन सी है डिजिटल सिस्टम ऑक्सीलेटर या ऑप्शन डी है डिजिटल स्टोरेज ऑस्किलोस्कोप, ठीक। तो जब भी इस तरह आपसे फुल फॉर्म पूछे तो एक चीज़ आपसे हमेशा रिक्वेस्ट है कि हमेशा इंग्लिश वाले नाम पे ही फोकस कीजिए। हिंदी को पढ़ के अगर आप नाम यहाँ ढूंढने जाएंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज होंगे और आपका हो सकता है आंसर गलत हो जाए। तो इसका सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी। DSO का पूरा नाम होता है डिजिटल स्टोरेज ऑस्किलोस्कोप, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जा रहे हैं फुल फॉर्म वाले आपसे, तो सारे फुल फॉर्म कोशिश कीजिए आप अच्छे से याद कर लीजिए। कैसा दिखता है आपका DSO, यहाँ पे इस तरह देख सकते हैं ये, ठीक है। डिजिटल स्टोरेज ऑस्किलोस्कोप होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच फंक्शन मेक्स ए स्टेबल वेवफॉर्म डिस्प्लेड ऑन द DSO स्क्रीन? कौन सा फंक्शन DSO स्क्रीन पर प्रदर्शित एक स्थिर तरंग बनाता है? ऑप्शन ए है ऑटो सेट फंक्शन, ऑप्शन बी है ट्रिगरिंग फंक्शन, ऑप्शन सी है सेविंग ए सेटअप फंक्शन या ऑप्शन डी है रिकॉलिंग ए सेटअप फंक्शन। तो इसका सही ऑप्शन है आपका ऑटो सेट फंक्शन, ठीक। ऑटो सेट फंक्शन इज़ द राइट आंसर। DSO के स्क्रीन पर जो स्थिर तरंग बनाता है उसको हम बेसिकली ऑटो सेट फंक्शन बोलते हैं। जब भी DSO का क्वेश्चन पूछेगा तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो DSO से अगर क्वेश्चन आता है तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच टेस्ट इज कंडक्टेड थ्रू द सर्किट? सर्किट के माध्यम से कौन सा परीक्षण आयोजित किया जाता है, किया गया है या जो भी है। तो ये देखिए आपको सर्किट दे रखा है, एक कैपेसिटर है और यहाँ पे इस तरह से एक लाइन है, ये न्यूट्रल है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा रखा है और आपसे पूछ रहा है सर्किट कौन सा टेस्ट दर्शा रहा है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है कैपेसिटी टेस्ट ऑन कैपेसिटर, कैपेसिटर पर उसकी क्षमता का परीक्षण। चार्ज टेस्ट ऑन कैपेसिटर, कैपेसिटर पर उसके चार्ज का परीक्षण। डिस्चार्ज टेस्ट ऑन कैपेसिटर, कैपेसिटर पर डिस्चार्ज टेस्ट या इंसुलेशन टेस्ट ऑन कैपेसिटर, कैपेसिटर पर इंसुलेशन टेस्ट, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है आपका? चार्ज टेस्ट। ये बेसिकली चार्ज टेस्ट हो रहा है कैपेसिटर पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डिफेक्ट कॉज ड्यू टू ईएसडी इवेंट? ईएसडी घटना के कारण उत्पन्न दोष का नाम क्या है? होने वाले डिफेक्ट का नाम क्या है बेसिकली? ऑप्शन ए है देखिए आपका मैकेनिकल डिफेक्ट, ऑप्शन बी है ड्रिपिंग डिफेक्ट ढकेलने का दोष, या ऑप्शन सी है लेटेंट डिफेक्ट अपरकट दोष, या ऑप्शन डी टॉमस्टोन दोष डिफेक्ट। ठीक है, ईएसडी है क्या बेसिकली? ईएसडी आप सबने सुना होगा। ईएसडी क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज। क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज से होने वाला डिफेक्ट क्या है। ठीक है, ईएसडी का फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है, तो इसको जरूर याद रखिएगा। तो इसका हमारा क्या होता है? ऑप्शन सी इसका सही ऑप्शन होगा, लेटेंट डिफेक्ट। ईएसडी की घटना के कारण जो डिफेक्ट होता है वो लेटेंट डिफेक्ट होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई द मेन एंड स्टार्टिंग वाइंडिंग्स ऑफ स्प्लिट फेज मोटर कनेक्टेड अक्रॉस द सप्लाई ओनली एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग? स्प्लिट फेज मोटर की मुख्य और शुरुआती वाइंडिंग शुरू होने के समय ही आपूर्ति से क्यों जुड़ी होती हैं? ऑप्शन ए है आपका मिनिमाइज करंट फ्लो, करंट के प्रवाह को कम करने के लिए। ऑप्शन बी है डिक्रीज द मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय प्रवाह को कम करने के लिए। ऑप्शन सी है कंबाइन द मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय प्रवाह को कंबाइंड करने के लिए। या ऑप्शन डी है प्रोड्यूस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र घूर्णन का उत्पादन करने के लिए। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन आपका क्या है? ऑप्शन डी। हमारा स्प्लिट फेज मोटर में जो स्टार्टिंग बाइंडिंग होती है वो मोटर के स्टार्टिंग के टाइम पे ही सप्लाई से जुड़ी रहती है। और किस लिए? क्योंकि हमें उसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोड्यूस करना रहता है स्टार्टिंग में। अगर स्टार्टिंग में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, जिसको ईएमएफ जैसे होता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, वैसे ही हमारा आरएमएफ होता है बेसिकली रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो उसके लिए हमें हमेशा स्टार्टिंग बाइंडिंग को शुरुआत में कनेक्ट करना होता है, जिससे हमें रोटेशन मिल सके, उसके बाद हम उसको डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Which device is used in electrical installations to protect from electric shock? बिजली के झटके से बचने के लिए विद्युत प्रतिष्ठानों में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है आपका एमसीबी, ऑप्शन बी है एमसीसीबी, ऑप्शन सी है ईएलसीबी, या ऑप्शन डी है इंसुलेटर। सही ऑप्शन आपका है ईएलसीबी। ईएलसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी आपसे पूछ सकता है, तो चलिए बता देते हैं। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ठीक है, अर्थ जब भी कुछ अर्थ लीकेज या ग्राउंड के साथ कुछ ऐसा दिखता है तो ईएलसीबी आपका तुरंत सर्किट को ट्रिप करा देता है और उससे बिजली के झटके से आदमी बच जाता है। बाकी यहाँ पे देखिए एमसीबी दिया हुआ है, एमसीसीबी दिया हुआ है। उम्मीद करेंगे आप लोग इसका फुल फॉर्म हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, आपसे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है और हम उम्मीद करेंगे आप हमें कमेंट में भी बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द ट्रिप फॉर क्लियरिंग शॉर्ट सर्किट इन एमसीबी कॉम्बिनेशन सर्किट ब्रेकर? एमसीबी संयोजन सर्किट ब्रेकर में शॉर्ट सर्किट दूर करने के लिए ट्रिप क्या है? ट्रिप बेसिकली यहाँ पे आपसे ये ट्रिप का टाइम पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ट्रिप जो ओनली लिख रहा है ट्रिप टाइम होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ जो ऑप्शन दे रखा है उसे साफ पता चला कि आपसे टाइम पूछना चाह रहा है। मिली सेकेंड में तो टाइम ही होगा ना। ठीक है, तो हो सकता है क्वेश्चन करेक्ट आएगा, लेकिन इसमें क्वेश्चन इस तरह से था। ठीक है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 1 मिली सेकेंड, दूसरा ऑप्शन है 3 मिली सेकेंड, तीसरा ऑप्शन है ऑप्शन सी 4 मिली सेकेंड, या ऑप्शन डी 5 मिली सेकेंड। तो इसका जो सही ऑप्शन आपका है 3 मिली सेकेंड इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ डिफेक्ट कॉज टू डिवाइस ड्यू टू ईएसडी? ईएसडी के कारण उपकरणों को होने वाले दोष का प्रतिशत क्या है? ईएसडी का फुल फॉर्म अभी हमने आपको बताया था। तो अगर इस क्वेश्चन तक आप पहुंच के वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से ईएसडी का फुल फॉर्म लिख दीजिए अगर आपको याद है तो। ठीक है, तो इसका देखिए ऑप्शन ए दे रखा है 10 to 20%। ठीक है, ऑप्शन बी है 25 to 30, या ऑप्शन सी है 35 to 50, और ऑप्शन डी है 60 to 90। तो ईएसडी के कारण हमारा उपकरणों में जो लॉस होता है, होने वाला जो डिफेक्ट होता है वो 60 to 90% होता है, बहुत ही हायर होता है। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि हमारे उपकरण को इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज, इसका फुल फॉर्म है, अगर आपने कमेंट में लिख दिया तो ठीक है, उससे बचा के रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फ्यूज कार्ट्रिज पार्ट मार्क्ड एज एक्स? एक्स के रूप में चिन्हित कार्ट्रिज फ्यूज भाग का नाम क्या है? ये आपका एक कार्ट्रिज फ्यूज दे रखा है और यहाँ पे देखिए इस तरह से इसको एक्स से डिनोट किया हुआ है। इस भाग का नाम आपसे पूछ रहा है। ठीक है,
ऑप्शन है देखिए आपका हीट कॉन्टैक्ट, ऑप्शन बी है फ्यूज वायर, ऑप्शन सी है सैंड फिलिंग, या ऑप्शन डी है ब्रेक इंडिकेटर। तो ये जो हमारा होता है बेसिकली ब्रेक इंडिकेटर होता है, ठीक है। जब हमारा फ्यूज ये जल जाता है तो ये हमारा इंडिकेट करता है, अगर ये टूटा हुआ है मतलब हम समझ लेते हैं कि हमारा फ्यूज खराब हो गया है, ठीक। इसमें बाकी चीज़ें जो दी हुई हैं देख लीजिए आप यहाँ पे, ये हेड कांटेक्ट हो गया, ठीक है। ये ब्रेक इंडिकेटर आपको बताया ये भी मैंने, फ्यूज वायर इस तरह से गया रहता है, ये जो गया हुआ है, ठीक। सैंड फिलिंग इनके बीच में यहाँ पे रहती है, सिरेमिक फ्यूज बॉडी ये पूरा बॉडी है, ठीक। और ये फूड कांटेक्ट है बेसिकली, इस तरह से हो सकता है इनको मार करके आपसे पूछ ले क्या है, तो आप बताएंगे ना फूड कांटेक्ट है, इसको मार करके पूछ लेगा क्या है, तुरंत बताना है सैंड फिलिंग है, इसको पूछ लिया क्या है, वायर है। बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं रखने का है, एक क्वेश्चन से आपके 10 क्वेश्चन बनते हैं कभी कभी, ये ध्यान रखिएगा। अब इसी से देखिए आप 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन बन सकते हैं यही इमेज से। इमेज के अलावा आपसे इसका बाकी भी क्वेश्चन कोई ना कोई पूछ सकता है, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो आपके कई क्वेश्चन क्लियर होते चलेंगे। हो सकता है ये क्वेश्चन ना पूछे, कोई और क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछ ले, तो अगर वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आप उसका भी आंसर सही टिक करके आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मोटर स्टार्ट्स विथ चैटरिंग नॉइज। चैटरिंग नॉइज के साथ मोटर शुरू होने का क्या कारण है। ऑप्शन ए है हाई वोल्टेज, उच्च वोल्टेज, ऑप्शन बी है नो वोल्ट कॉइल वर्ंट, कोई वोल्ट कॉइल नहीं जला है, ऑप्शन सी है कंट्रोल सर्किट ऑफ रिले ओपन, रिले का नियंत्रण सर्किट खुला हुआ है, या ऑप्शन डी है डस्ट बिटवीन द कॉन्टैक्ट्स इन इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट में संपर्कों के बीच डस्ट या धूल आ गया है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, डस्ट बिटवीन द कॉन्टैक्ट्स इन इलेक्ट्रोमैग्नेट। अगर हमारा कॉन्टैक्ट जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट का, उनके संपर्कों के बीच, उनके कॉन्टैक्ट्स के बीच धूल आ जाता है तो भी चैटरिंग नॉइज के साथ अक्सर मोटर स्टार्ट होता है। तो ऐसे में हमें तुरंत उसका मेंटेनेंस करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सर्किट बिल्ट विद IC 8038। IC 8038 के साथ निर्मित सर्किट का नाम क्या है, ठीक। IC 8038 के बारे में अगर आप पढ़े होंगे तो IC किस लिए यूज होता है आपको ज़रूर पता होगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं पहले। पल्स जनरेटर, पल्स उत्पन्न करने वाला, ऑप्शन बी है साइन वेव जनरेटर, ठीक। ऑप्शन सी है स्क्वायर वेव जनरेटर, वर्ग रूप की तरंग जनरेट करने वाला, या ऑप्शन डी है फंक्शन जनरेटर, ठीक। तो इसका सही ऑप्शन आपका होगा फंक्शन जनरेटर। चलिए देखते हैं कैसे होता है। हमारा IC 8038 जो होता है बेसिकली ये कैपेबल होता है डिफरेंट टाइप के वेव फॉर्म को जनरेट करने में। मतलब आप इससे पल्स वाला भी जनरेट कर सकते हैं, आप साइन वेव भी जनरेट कर सकते हैं, आप स्क्वायर वेव भी जनरेट कर सकते हैं। तो 8038 इसीलिए उसको फंक्शन जनरेटर बोलते हैं। इससे हम किसी भी टाइप का मतलब ये तीनों वेव भी हम इससे जनरेट कर सकते हैं। आगे देखिए कैसे करते हैं, ये देखिए इसी से जनरेट किया हुआ है। देखिए साइन वेव हो गया, स्क्वायर वेव भी हो गया, ट्रायंगल वेव भी हो गया, और सॉटूथ वेव भी जनरेट कर सकते हैं इससे हम, इसीलिए इसको फंक्शन जनरेटर बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IC से रिलेटेड इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच रिले इज यूज्ड फॉर द टाइम डिले पर्पज। टाइम डिले उद्देश्य के लिए किस रिले का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है रीड रिले, ऑप्शन बी है इम्पल्स रिले या आवेग रिले, ऑप्शन सी है थर्मल रिले, या ऑप्शन डी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले, विद्युत चुंबकीय रिले। तो इसका सही ऑप्शन आपका है थर्मल रिले। कैसे करते हैं चलिए दिखाते हैं थर्मल रिले होता क्या है, ठीक। थर्मल रिले बेसिकली, इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं आपके लिए, देख लीजिए अभी जूम कर दिए तो यहाँ पे अच्छे से दिख रहा है ना। थर्मल रिले होता क्या है, चलिए हमारा एक मोटर है मान लीजिए रन कर रहा है, ठीक है। हम इसके साथ एक थर्मल रिले क्या होता है बेसिकली एक बाई मेटलिक स्ट्रिप होती है इस तरह से, ठीक है। जहाँ पे ज़्यादा हीट होने से उसका कॉन्टैक्ट जब इधर को मुड़ के इस तरह बनता है तो हमारा वो ट्रिप हो जाता है सर्किट। तो ये देखिए नॉर्मल करंट फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे हीट इतनी ज़्यादा नहीं, तो बाई मेटलिक स्ट्रिप और इसके बीच देखिए यहाँ कॉन्टैक्ट अभी नहीं बना है, ये ट्रिप कॉन्टैक्ट है हमारा। ट्रिप सर्किट को यहाँ से जाता है, देखिए यहाँ पे लिख रहा है ना कंट्रोल सर्किट में, ट्रिप मैकेनिज्म ट्रिप सर्किट को भेजेगा कंट्रोल सर्किट को कि हमें मोटर को ट्रिप कराना है। यहाँ पे हमने NC ले रखा है, ठीक है। NC मतलब नॉर्मली क्लोज है अभी, मतलब सब कुछ नॉर्मल है तो चल रहा है, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे देखिए हमारा बाई मेटलिक स्ट्रिप इधर होगा तुरंत क्या करेगा, कमांड भेजेगा ट्रिप सर्किट को, मोटर ट्रिप होगा और ये नो हो जाएगा, मतलब इसको हमें नहीं मिलेगा पावर और यहाँ ओवरलोड करंट आते ही मोटर हमारा ट्रिप हो जाएगा। इस तरह से ये काम करता है, ठीक है। और इससे अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसको आप अच्छे से देख सकते हैं।
कोई भी अगर आपको डाउट आता है आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि हमको इस क्वेश्चन में या इस जगह पर डाउट है या इस टॉपिक पर डाउट है, हम ज़रूर कोशिश करेंगे उस डाउट को आपका क्लियर करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द एब्रीविएशन ESOIC? संक्षिप्त नाम ESOIC का पूर्ण रूप क्या है? पहले भी हमने कहा था आपसे फुल फॉर्म बहुत सारे पूछे जा सकते हैं, इसलिए फुल फॉर्म्स जितने भी हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में शॉर्ट नेम जो यूज होते हैं ज़्यादातर, उनके फुल फॉर्म ज़रूर याद रखिएगा। चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है आपका सरफेस ऑप्टिमाइज्ड इंटरनल सर्किट, भूतल अनुकूलित। फिर मैं वही बोल रहा हूँ, जब इस तरह SOIC का आपसे फुल फॉर्म पूछता है तो बेहतर यही होगा आपके लिए हिंदी वाले पे आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, इंग्लिश से ही उसको अच्छे से रट के जाइए। ऑप्शन बी है स्मॉल आउटलाइन इंटीग्रेटेड सर्किट, ऑप्शन सी है सर्विस आउटलाइन इंटरनल सर्किट, या ऑप्शन डी है सोल्डर ओरिएंटेड इंटीग्रेटेड सर्किट। SOIC का पूरा नाम क्या है चलिए देखते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी सही ऑप्शन है, स्मॉल आउटलाइन इंटीग्रेटेड सर्किट होता है ये, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ बम्पर्ड कॉर्नर्स ऑफ द बम्पर्ड क्वाड फ्लैट पैक? बम्पर क्वाड फ्लैट पैक के बम्पर कोनों का उद्देश्य क्या है, ठीक। तो ये है आपका ऑप्शन ए प्रिवेंट वाइब्रेशन, कंपन को रोकने के लिए। ऑप्शन बी है डिसिपेट हीट, ऊष्मा को नष्ट डिसिपेट करने के लिए। ऑप्शन सी है प्रोटेक्ट्स द आईसी लीड्स, आईसी लीड की रक्षा करता है। या ऑप्शन डी है गिव्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ, यांत्रिक शक्ति देता है। तो ये बम्पर्ड क्वाड फ्लैट पैक बेसिकली एक आईसी है, ठीक है। कभी कभी आपसे ऐसे BQFP इस तरह देके आपसे फुल फॉर्म भी इसका पूछ सकता है, जैसा कि पहले अभी 12 जुलाई को जो पेपर था उसमें इसका फुल फॉर्म पूछा था आपसे, ठीक है। तो हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह का कुछ आपसे पूछे। तो इसका सही ऑप्शन है आपका है आईसी लीड की रक्षा करना। हमारा जो उसमें बम्पर क्वाड फ्लैट पैक कोनों पे जो उद्देश्य रहता है बम्पर कोनों का, वो आईसी लीड की प्रोटेक्शन के लिए रहता है, ठीक है। कैसे दिखता है यहाँ पे इमेज में आप देख लीजिए, इस तरह से दिखा के आपसे इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, ये जो दिया हुआ है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। व्हिच प्रोटेक्टिव केमिकल कोटिंग इज अप्लाइड ऑन द PCB? PCB पर कौन सा सुरक्षात्मक रासायनिक लेप लगाया जाता है? ऑप्शन ए है आपका सिला लाह, ऑप्शन बी है PVC कोटिंग, ऑप्शन सी है इनामेल वार्निश, या ऑप्शन डी है पॉलीमर फिल्म कोटिंग। इसका सही ऑप्शन आपका है पॉलीमर फिल्म कोटिंग। PCB पर हम जो केमिकल लगाते हैं वो बेसिकली पॉलीमर फिल्म कोटिंग या PFC, इसका भी देखिए शॉर्ट फॉर्म होता है, कभी कभी पूछ लिया PFC क्या है, पॉलीमर फिल्म कोटिंग, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। व्हिच मेथड ऑफ कन्फर्मल कोटिंग इज यूज्ड फॉर इपॉक्सी कोटेड ऑन PCB? कन्फर्मल कोटिंग की कौन सी विधि का उपयोग PCB पर लेपित इपॉक्सी के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है आपका सॉल्वेंट या विलायक, ऑप्शन बी है पीलिंग ऑफ यानी छीलना, ऑप्शन सी है माइक्रो ब्लास्टिंग, या ऑप्शन डी है मैकेनिकल रिमूवल यांत्रिक निष्कासन। इसका सही ऑप्शन आपका है ऑप्शन सी, माइक्रो ब्लास्टिंग इज द राइट आंसर, ठीक। इस तरह से आपसे पूछ रहा है बेसिकली कन्फर्मल कोटिंग जो है हम उसको किस विधि से इपॉक्सी के लिए करते हैं वो है बेसिकली, ठीक। माइक्रो ब्लास्टिंग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। व्हिच जोन इज द लाइटेस्ट इन द रीफ्लो सोल्डरिंग प्रोसेस? रीफ्लो सोल्डरिंग प्रक्रिया में कौन सा चरण सबसे लंबा है, लेंथीएस्ट, ठीक। कौन सा चरण सबसे लंबा है? तो इसमें देखिए आपका ऑप्शन है रीफ्लो जोन, ऑप्शन बी है कूलिंग जोन, ऑप्शन सी है प्री हीट जोन, या ऑप्शन डी है थर्मल सोक जोन, ठीक। तो इसमें सही ऑप्शन आपका है प्री हीट जोन। जो पहले से गर्म जोन मतलब जो प्री हीटिंग जोन होता है वो सबसे लंबा प्रोसेस होता है रीफ्लो सोल्डरिंग में, ठीक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आपसे पूछ सकता है सोल्डरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं क्या है, कैसे इसका डायग्राम देख के क्लियर करते हैं। थोड़ा सा जूम कर देते हैं आपके लिए तो क्लियर पिक्चर। रीफ्लो सोल्डरिंग आपसे पूछा था, तो यहाँ पे देखिए आप रीफ्लो सोल्डरिंग का पूरा जोन आपका दिखाया हुआ है, किस टाइम पे कितना टेम्परेचर कहाँ रहता है। मैं पहले भी आपको बोल रहा था एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें आपसे पूछ सकता है रीफ्लो सोल्डरिंग का सबसे आखिरी चरण क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे, कूलिंग होता है, ठीक। इसमें आपसे पूछ सकता है रीफ्लो सोल्डरिंग में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किस जोन में होता है, तो आप क्या बोलेंगे, रीफ्लो वाले जोन में होता है, 217 डिग्री तक होता है, ठीक है। सिंपली आपसे क्या पूछा है, सबसे लंबा जोन कौन सा होता है, सबसे लंबा, तो ये क्या देख रहा है आपको, देखिए प्री हीट जोन, जो आपको अभी हमने बताया प्री हीट जोन सबसे लंबा जोन है आपका। देखिए यहाँ पे कितना लग रहा है, लगभग 60 to 120 सेकेंड,
क्वेश्चन तो ये भी आपसे पूछ सकता है ना, प्री हीट जोन कितना टाइम लेता है, 60 to 120 सेकंड, मतलब 1 मिनट से 2 मिनट तक लेता है। ठीक, उसके पहले देखिए जो रैंप टू सोक जोन है ये बहुत ही कम टाइम लेता है। उसके बाद इधर भी देखिए सबसे ज़्यादा टाइम आपका यही ले रहा है। इवन रीफ्लो जोन आपका कितना लेता है, 45 to 75 सेकंड। तो देखिए इस एक डायग्राम से आपका 1 2 3 4 5 6 कितने क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस चीज़ को आप अच्छे से समझिए। कोई डाउट आता है आप ज़रूर बताइए, हाँ हमको यहाँ पर डाउट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। इस ग्राफ को अच्छे से देख लीजिएगा, इससे आपसे क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है वो। तो सही ऑप्शन आपका सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हिच जोन द मैक्सिमम अलाउएबल टेम्परेचर ऑफ द रीफ्लो सोल्डरिंग प्रोसेस इज रीच्ड। रीफ्लो सोल्डरिंग प्रक्रिया का अधिकतम स्वीकार्य तापमान किस क्षेत्र में पहुंचता है। देखिए जो डिस्कस करे थे अभी वही क्वेश्चन आपसे पूछा है यहाँ पे। देखिए तो ऑप्शन ए है रीफ्लो, ऑप्शन बी है कूलिंग, ऑप्शन सी है प्री हीट या ऑप्शन डी है थर्मल सोक। ठीक, तो सही ऑप्शन क्या होगा, अभी आपको मैंने बताया था कि रीफ्लो जोन में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर आपका पहुँचता है। कितना पहुँचता है वो यहाँ पर आप देखिए, ये 217 डिग्री तक चला जाता है लगभग। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी वाट्स इज इक्वल टू 1 हार्स पावर। 1 हार्स पावर के बराबर कितने वाट होते हैं। ऑप्शन ए है 726 वाट, ऑप्शन बी है 746 वाट, ऑप्शन सी है 756 वाट या ऑप्शन डी 786 वाट। सही ऑप्शन क्या है, 746 वाट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है, तुरंत आप टिक कर सकते हैं अगर पढ़ के गए रहेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज इन कम्युनिकेशन। संचार में श्रव्य आवृत्ति रेंज क्या है। ऑडिबल मतलब सुनने योग्य, जो हम सुन सकते हैं उसकी रेंज क्या है, फ्रीक्वेंसी की या आवृत्ति की। तो ऑप्शन ए है देखिए आपका 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक, ऑप्शन बी है 30 किलो हर्ट्ज टू 400 किलो हर्ट्ज तक, या ऑप्शन सी है 452 किलो हर्ट्ज से 455 किलो हर्ट्ज तक, या ऑप्शन डी है 550 किलो हर्ट्ज टू 1600 किलो हर्ट्ज तक। ठीक, सही ऑप्शन क्या है आपका 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज तक। ठीक, ये हम सुन सकते हैं इस रेंज को। यहाँ पे आप देखिए हमारी जो सुनने की रेंज होती है नॉर्मली ऑडिबल फ्रीक्वेंसी वो 20 किलो हर्ट्ज तक ही होती है। ठीक, उसके बाद जो होती है वो अल्ट्रासाउंड होती हैं तरंग या आवृत्तियाँ, हम उनको नहीं सुन सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द डेटा ट्रांसमिशन स्पीड ऑफ USB 3.0 फॉर इंटरफेसिंग कंप्यूटर्स। कंप्यूटर को इंटरफेस करने के लिए USB 3.0 की डेटा ट्रांसमिशन गति क्या है। ऑप्शन ए है आपका देखिए 225 Mbps, ऑप्शन बी है 625 Mbps, ऑप्शन सी है 725 Mbps और ऑप्शन डी है 825 Mbps। कितनी होती है इसकी स्पीड हमारी 625 Mbps। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ हमिंग नॉइज फ्रॉम द स्टार्टर। स्टार्टर से हमिंग नॉइज आने का क्या कारण है। ऑप्शन ए है देखिए आपका लो वोल्टेज, ऑप्शन बी है ओपन नो बोल्ट कॉइल, नो कोई भी बोल्ट कॉइल ओपन नहीं है, ऑप्शन सी है ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट नॉट क्लोजिंग, सहायक जो संपर्क हैं या ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट हो क्लोज नहीं हो रहे हैं, या ऑप्शन डी है मीटिंग ऑन द नो बोल्ट कॉइल। मीटिंग नहीं एक्चुअली मेल्टिंग होगा। ठीक है, मेल्टिंग ऑन द नो बोल्ट कॉइल। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट सही ऑप्शन क्या होगा आपका लो वोल्टेज। जब भी हमारा लो वोल्टेज होता है तो मोटर का जो स्टार्टर होता है उससे हमें एक हमिंग साउंड सुनाई पड़ता है। हमिंग साउंड अगर आपने सुना होगा, ट्रांसफार्मर जो बड़े बड़े चार्ज होते हैं जब उनके बगल से आप गुजरे तो एक अजीब सा साउंड आता रहता है, उसी टाइप का साउंड आपका उसके स्टार्टर से भी आता हुआ सुनाई पड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑन द स्प्लिट फेज मोटर बाई चेंजिंग द मेन वाइंडिंग टर्मिनल्स। मेन वाइंडिंग टर्मिनलों को बदलने पर स्प्लिट फेज मोटर का क्या परिणाम होता है। ऑप्शन ए है आपका स्पीड इंक्रीज हो जाती है या स्पीड बढ़ जाती है, ऑप्शन बी है स्पीड डिक्रीज हो जाती है, स्पीड कम हो जाती है, ऑप्शन सी है नो चेंज इन रोटेशन, रोटेशन में कोई बदलाव नहीं होता, या ऑप्शन डी है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन रिवर्स, रोटेशन की दिशा उल्टी हो जाती है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन रिवर्स्ड। जब भी हम मेन बाइंडिंग टर्मिनल को बदल देंगे आपस में तो स्प्लिट फेज मोटर कैसे होगा, अगर ऐसे घूम रहा है तो वो ऐसे घूमने लगेगा। ठीक है, उल्टी हो जाती है उसकी डायरेक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द सिंक्रोनस स्पीड ऑफ ए 3 फेज इंडक्शन मोटर विद 8 पोल्स वर्किंग एट 50 हर्ट्ज।
50 हर्ट्ज पर काम करने वाले 8 ध्रुवों के साथ एक 3 फेज इंडक्शन मोटर की तुल्यकालिक गति क्या होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आपसे पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, तो ऑप्शन ए है देखिए आपका 600 आरपीएम, ऑप्शन बी है 750 आरपीएम, ऑप्शन सी है 900 आरपीएम, ऑप्शन बी है डी है 1200 आरपीएम। देखिए तो न्यूमेरिकल है, इसको ऐसे तो आप रट के लगा नहीं सकते, तो इसका एक फार्मूला होता है। यहाँ पे देखिए आपको हम बता रहे हैं एन एस सिंक्रोनस स्पीड इज इक्वल टू 120 एफ बाई पी। एफ क्या है आपका फ्रीक्वेंसी, कितना दिया आपको 50 हर्ट्ज। ठीक है, पी क्या है आपका पोल, कितना दिया आपको 8। तो ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। क्या लिख सकते हैं इसको अभी फिर हम 120 गुणे 50/8। ठीक, अभी हम इसको अगर कट करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, 8 से अगर हम इसको काटते हैं तो कितना आएगा 15 आएगा ना। 15 गुणे 50 कितना हुआ, 15 गुणे 50 बराबर 750। तो 750 आपका सही आंसर होना चाहिए। ठीक, क्लियर हो गया ना फार्मूला। 120 एफ बाई पी, एफ की वैल्यू 50 है, पी की वैल्यू 8 है। इसको रख के आप इसको सॉल्व कर दीजिए और यहाँ पे आपको 750 आरपीएम आ जाएगा। चलिए देखते हैं, बिल्कुल सही आंसर है आपका 750 आरपीएम इज़ द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल, इसमें जस्ट वैल्यू चेंज करके आपसे पूछ सकता है। 8 की जगह 6 दे के पूछ सकता है, 4 दे के पूछ सकता है। ठीक है, 50 की जगह 60 दे के पूछ सकता है। नॉर्मली देता नहीं, क्योंकि इंडिया में 50 हर्ट्ज ही यूज होता है। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है ये आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच केबल सपोर्ट्स द डेटा पावर एंड वीडियो सिग्नल्स इन सिक्योरिटी कैमरा एप्लीकेशन। कौन सा केबल सुरक्षा कैमरा एप्लीकेशन में डेटा पावर और वीडियो सिग्नल को सपोर्ट करता है। ऑप्शन है देखिए आपका RG8, ऑप्शन बी है RG59, ऑप्शन सी है PTZ कॉम्बो केबल, या ऑप्शन डी है RG400। सही ऑप्शन आपका क्या है PTZ कॉम्बो केबल। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ से फिर आपके लिए बन रहा है कि PTZ इसका फुल फॉर्म क्या है। PTZ जो शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, इसका फुल फॉर्म क्या है। ठीक, अगर आपको पता है ज़रूर आप कमेंट में बताइएगा, नहीं तो हम तो आपको यहाँ बता ही रहे हैं। इसका फुल फॉर्म है बेसिकली पैन टिल्ट जूम केबल। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच कनेक्टर इज यूज्ड स्पेसिफिकली टू प्रोवाइड DC पावर कनेक्शन टू डिवाइसेज। उपकरणों को DC बिजली कनेक्शन प्रदान करने के लिए विशेष रूप से किस कनेक्टर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपका F कनेक्टर, ऑप्शन बी है TRS कनेक्टर, ऑप्शन सी है XLR कनेक्टर, या ऑप्शन डी है बैरल कनेक्टर। तो सही ऑप्शन आपका है ऑप्शन डी बैरल कनेक्टर। ठीक, इस तरह से जो आप देखते होंगे ना, यूज करते हैं घरों में हम लोग, इसी को बोलते हैं बैरल कनेक्टर। ठीक, ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज रेटेड फॉर लेस देन 1 HP। किस सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को 1 HP से कम के लिए रेट किया जाता है। ऑप्शन ए है कम्यूटेटर मोटर, ऑप्शन बी है परमानेंट कैपेसिटर मोटर अस्थायी संधारित्र मोटर, ऑप्शन सी है स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, या ऑप्शन डी है फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर। इसको FHP मोटर भी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। ठीक है, फ्रैक्शनल हॉर्स पावर। तो इसका सही ऑप्शन आपका होगा FHP मोटर्स। ठीक, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द पर्पज ऑफ सील्डेड वायर यूज्ड इन ऑडियो सिग्नल केबल। ऑडियो सिग्नल केबल में प्रयुक्त परिरक्षित तार का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए है देखिए आपका मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ऑप्शन बी है ग्राउंड इंटरफेस सिग्नल इंटरफेरेंस सिग्नल, ऑप्शन सी है इंक्रीज फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आवृत्ति प्रतिक्रिया बढ़ाएं, या ऑप्शन डी है इम्प्रूव नॉइज सिग्नल शोर संकेत में सुधार। तो इसका सही ऑप्शन क्या है आपका ग्राउंड इंटरफेरेंस सिग्नल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्क्रीन वायर यूज्ड इन ऑडियो केबल। ऑडियो केबल में उपयोग किए जाने वाले स्क्रीन वायर का उद्देश्य क्या है। ठीक, ऑप्शन ए टू इंक्रीज द क्वालिटी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी रिजेक्ट अनवांटेड सिग्नल अवांछित संकेतों को रिजेक्ट करने के लिए, ऑप्शन सी है टू इंक्रीज द फ्लेक्सिबिलिटी लचीलापन बढ़ाने के लिए, या ऑप्शन डी है टू प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ यांत्रिक शक्ति प्रदान करने के लिए। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा आपका रिजेक्ट अनवांटेड सिग्नल। स्क्रीन वायर हम यूज करते हैं कि अनवांटेड सिग्नल जो भी हो उसको हम उससे रिजेक्ट कर सकें, जिससे हमें क्रिस्टल क्लियर साउंड सुनाई पड़े। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
व्हाट इज़ द मैक्सिमम लेंथ ऑफ यूटीपी केबल यूज्ड फॉर नोड टू हब कनेक्शन। नोड से हब कनेक्शन के लिए इस्तेमाल किया गया यूटीपी केबल का अधिकतम लंबाई क्या है। अभी यहाँ पे आप चलिए हमें कमेंट में बताइए यूटीपी का फुल फॉर्म क्या है। यूटीपी केबल जो लिखा है यहाँ, यूटीपी का फुल फॉर्म क्या है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 15 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 25 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 50 मीटर और चौथा ऑप्शन है 100 मीटर। तो इसका सही ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन डी 100 मीटर इज़ द राइट आंसर। यूटीपी का फुल फॉर्म हमने आपसे पूछा था, उम्मीद करते हैं आपने कमेंट किया होगा। अगर नहीं किया है चलिए हम आपको बताते हैं। अनसील्डेड ट्विस्टेड, अनसील्ड लिख सकते हैं, अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है, यूटीपी हो गया अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। व्हिच कनेक्टर इज यूज्ड ऑन अनबैलेंस्ड ऑडियो केबल। असंतुलित ऑडियो केबल्स पर किस कनेक्टर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपका RCA प्लग, ऑप्शन बी है BNC प्लग, ऑप्शन सी है F कनेक्टर या ऑप्शन डी है TRS कनेक्टर। तो इसका सही ऑप्शन आपका है RCA प्लग। अनबैलेंस ऑडियो केबल पे हमेशा RCA प्लग का कनेक्टर टाइप यूज किया जाता है। इस तरह से आपका देखिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर शॉर्ट वेव बैंड। शॉर्ट वेव बैंड के लिए आवृत्ति की रेंज क्या है। ऑप्शन ए है आपका 550 किलोहर्ट्ज़ टू 1650 किलोहर्ट्ज़, ऑप्शन बी है 3 मेगाहर्ट्ज़ टू 30 मेगाहर्ट्ज़, ऑप्शन सी है 30 मेगाहर्ट्ज़ टू 100 मेगाहर्ट्ज़ या ऑप्शन डी है आपका 200 मेगाहर्ट्ज़ टू 300 मेगाहर्ट्ज़। तो इसका सही ऑप्शन आपका है 3 मेगाहर्ट्ज़ टू 30 मेगाहर्ट्ज़ इज़ द राइट आंसर फॉर शॉर्ट वेव बैंड की फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एनालॉग मल्टीप्लायर IC AD633। एनालॉग गुणक IC AD633 का कार्य क्या है। ऑप्शन है आपका जनरेट FM सिग्नल, FM संकेत उत्पन्न करना, ऑप्शन बी है जनरेट AM सिग्नल, AM संकेत उत्पन्न करना, ऑप्शन सी है डीमॉड्यूलेट AM सिग्नल, ठीक, और ऑप्शन डी है डीमॉड्यूलेट FM सिग्नल। ठीक, तो सही ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन बी AM सिग्नल जनरेट करना। IC AD633 हमारा AM सिग्नल जनरेट करने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। इस तरह से होता है हमारा ये IC AD, देखिए AD633 इसका नाम दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। व्हिच एंटीना इज यूज्ड फॉर मीडियम वेव बैंड इन AM रिसीवर। AM रिसीवर में मीडियम वेव बैंड के लिए कौन सा एंटीना इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन है आपका लूप एंटीना, ऑप्शन बी है वायर एंटीना, ऑप्शन सी है टेलीस्कोपिक एंटीना या ऑप्शन डी है फेराइट रॉड एंटीना। तो सही ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन डी फेराइट रॉड एंटीना इज द राइट आंसर। कैसे दिखता है वो देख लीजिए। इस तरह से आपका फेराइट रॉड एंटीना दिखता है। ठीक, यहाँ पे देखिए एक फेराइट रॉड होता है, ये होता है कॉइल फॉर फर्स्ट बैंड, फिर कॉइल फॉर्म किया रहता है यहाँ, एक कॉइल फॉर सेकेंड बैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। व्हिच टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन यूजेज द सिग्नल सुपर इम्पोज्ड ओवर द कैरियर वेव्स। वाहक तरंगों के ऊपर किस प्रकार का मॉड्यूलेशन सिग्नल का उपयोग करता है। ऑप्शन ए है देखिए आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ऑप्शन बी है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ऑप्शन सी है फेज मॉड्यूलेशन या ऑप्शन डी वॉइस मॉड्यूलेशन। तो इसका सही ऑप्शन क्या है आपका? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। व्हिच मॉड्यूलेशन मेथड इज यूज्ड इन बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग एप्लीकेशन। कौन सा मॉड्यूलेशन विधि द्विआधारी चरण शिफ्ट कीइंग अनुप्रयोगों में किया जाता है। ऑप्शन ए आपका पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन, ऑप्शन बी है पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ऑप्शन सी है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन या ऑप्शन डी है फेज मॉड्यूलेशन। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन आपका है ऑप्शन डी फेज मॉड्यूलेशन। ठीक, बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग एप्लीकेशन जो है फेज मॉड्यूलेशन में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। व्हाट इज़ द एक्सपेंशन ऑफ AFC। AFC का विस्तार क्या है। देखिए मैं पहले ही बोल रहा था ना, फुल फॉर्म आपसे बहुत सारे पूछे जा सकते हैं, ये सच में इंपॉर्टेंट है। देखिए ऑप्शन ए है आपका ऑटोमेटिक फंक्शन कंट्रोल, ऑप्शन बी है ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, ऑप्शन सी है ऑटोमेटिक फिल्टर कंट्रोल या ऑप्शन डी है ऑटोमेटिक फॉर्मेट कंट्रोल। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन बी ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, AFC ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, स्वचालित आवृत्ति नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका।
Which instruction set the accumulator specific instructions are grouped? कौन सा निर्देश सेट संचायक विशिष्ट निर्देश समूहीकृत है? ऑप्शन ए है लॉजिक, ऑप्शन बी है अरिथमेटिक, ऑप्शन सी है डेटा ट्रांसफ़र या ऑप्शन डी है कंट्रोल ट्रांसफ़र। ठीक है, इसका सही ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन सी डेटा ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल इन द माइक्रो कंट्रोलर फैमिली इंस्ट्रक्शन सेट? माइक्रो कंट्रोलर फैमिली निर्देश सेट में कितने निर्देश उपलब्ध हैं? ऑप्शन है आपका 17, ऑप्शन बी है 45, ऑप्शन सी है 49 और ऑप्शन डी है 111 या 111। सही ऑप्शन क्या है आपका? 111। ठीक, 111 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Which chip is versatile to use from simple consumer electronics to high-end applications? कौन सा चिप साधारण उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स से उच्च अंत अनुप्रयोगों के लिए उपयोग करने के लिए बहुमुखी है? ऑप्शन ए है चिप ऑन बोर्ड, बोर्ड पर चिप, ऑप्शन बी है लॉजिक गेट्स आईसी, ऑप्शन सी है माइक्रो प्रोसेसर और ऑप्शन डी है माइक्रो कंट्रोलर। उम्मीद करते हैं इसका आंसर ज़रूर आपको पता होगा और इसका सही आंसर है आपका माइक्रो कंट्रोलर्स। माइक्रो कंट्रोलर्स का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द नेम ऑफ डिवाइस यूज टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी इनटू इट्स करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल? एक भौतिक मात्रा को उसके संगत विद्युत संकेतों में परिवर्तित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण का नाम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, आप सभी को शायद पता होगा इसका आंसर। चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है एम्पलीफायर, दूसरा ऑप्शन है ट्रांसड्यूसर, तीसरा ऑप्शन है ऑक्सीलेटर और चौथा ऑप्शन है मॉड्यूलेटर। ठीक, सही ऑप्शन क्या है आपका? ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर क्या करता है? हमारा किसी भी भौतिक मात्रा को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में जो हमें जनरेट करके दे दे उन्हें हम ट्रांसड्यूसर बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द एब्रीविएशन पीजीए यूज्ड इन एसएमडी आईसी पैकेज? एसएमडी आईसी पैकेज में उपयोग किए जाने वाले पीजीए का पूरा रूप क्या है? एसएमडी का फुल फॉर्म क्या है? ज़रूर हम चाहेंगे आप हमें कमेंट में बताइए। अगर आपने पिछला वीडियो देखा तो उसमें हमने ज़रूर इसके बारे में बात की थी। ठीक, और पिछले 12 जुलाई वाले पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया था। तो एसएमडी का फुल फॉर्म ज़रूर आप कमेंट में बताइएगा। चलिए आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए है पैकेज ग्रिड एरे, ऑप्शन बी है पिन ग्रिड एरे, ऑप्शन सी है परफेक्ट ग्रिड एरे और ऑप्शन डी है पॉपुलर ग्रिड एरे। तो इसका सही ऑप्शन है आपका पिन ग्रिड एरे। ठीक है, एसएमडी आईसी पैकेज में जो पीजीए यूज किया जाता है उसका फुल फॉर्म देखिए, यहाँ पे एसएमडी था उसका हमने आपसे फुल फॉर्म पूछा था और पीजीए का फुल फॉर्म क्या है वो यहाँ पे आपको दिया ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ एलवीडीटी? एलवीडीटी का उपयोग क्या है? ऑप्शन है देखिए आपका टू रिड्यूस टेम्परेचर, तापमान कम करने के लिए। इससे पहले कि हम डिस्कस करें, चलिए आप एलवीडीटी का फुल फॉर्म भी हम चाहेंगे आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज़रूर सबको आप लोग को पता होना चाहिए इसका फुल फॉर्म। ठीक, ऑप्शन बी है टू मेजर डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन सी है टू मेजर रेसिडुअल स्ट्रेस, ठीक, ऑप्शन डी है टू मेजर स्पीड, गति को मापने के लिए। तो एलवीडीटी का यूज हम किस लिए करते हैं? फुल फॉर्म आपने ज़रूर अभी तक कमेंट अगर कर दिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आगे हम आपको बताएंगे फिर। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा टू मेजर डिस्प्लेसमेंट। जो विस्थापन होता है उसको नापने के लिए हम बेसिकली एलवीडीटी का इस्तेमाल करते हैं। अब एलवीडीटी दिखता कैसे है चलिए देखते हैं। ये होता है बेसिकली इस तरह से एलवीडीटी, और इस तरह से देखिए यहाँ पे एनिमेटेड वीडियो आपको देखिए दिखाया गया है जिससे चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएं आपको। देखिए जितना विस्थापन होता है उसके हिसाब से हमको ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करके दे देता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जैसे जैसे उसका विस्थापन कम ज़्यादा हो रहा है आपका यहाँ पे वोल्टेज देखिए कम ज़्यादा हो रहा है। जूम अभी देखिए, ठीक, तो ये है एलवीडीटी बेसिकली। फुल फॉर्म हमने आपसे पूछा था, उम्मीद करते हैं आप बताएंगे। अगर आप नहीं बता रहे हैं तो हम चलिए डिस्कस कर लेते हैं। लीनियर वेरिएबल, ठीक है, तो एलवीडीटी का फुल फॉर्म आप लोग बता रहे हैं नहीं, चलिए यहाँ डिस्कस करते हैं। लीनियर, ठीक है, वेरिएबल, उसके बाद है आपका डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। ठीक है, डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर।
कहीं कहीं पे ये टी से लोग ट्रांसड्यूसर भी बोलते हैं, एक्चुअली है तो दोनों सही, बट अगर ऑप्शन में आपको ट्रांसफार्मर दिया है तो ट्रांसफार्मर ही आप लगाइएगा। है तो ये बेसिकली एक टाइप का ट्रांसड्यूसर ही, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से आपको ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करके देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सपैंड द एब्रीविएशन CISC यूज्ड इन माइक्रो कंट्रोलर। संक्षिप्त नाम CISC का विस्तृत रूप क्या है? चलिए, ऑप्शन है आपका कंप्लीट इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, ऑप्शन बी है कॉम्पैक्ट इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, ऑप्शन सी है कॉम्प्लेक्स इंटीजर सेट कंप्यूटर, या ऑप्शन डी है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। तो इसका सही ऑप्शन क्या है आपका? कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, CISC का पूरा नाम। ठीक है, CISC पूरे नाम आपसे कई सारे फुल फॉर्म पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इन सबको थोड़ा सा अच्छे से नोट बना के रख लीजिए और बार बार रिमाइंड कर लीजिए, जिससे आपको भूले ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डिवाइस। डिवाइस का नाम क्या है? ये आपको डिवाइस दे रखा है और आपसे पूछ रहा है इसका नाम क्या है। तो ऑप्शन है आपका थर्मिस्टर, ऑप्शन बी है स्ट्रेन गेज विकृति मापक, ऑप्शन सी है इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर, या ऑप्शन डी है टेम्परेचर डिटेक्टर। ठीक, तो ये क्या है बेसिकली आपका? ये विकृति मापक है, बेसिकली स्ट्रेन गेज है ये। ठीक है, तो स्ट्रेन गेज बी ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। क्या होता है यहाँ थोड़ा क्लियर देखें, इस तरह से हमारा स्ट्रेन गेज होता है। ठीक है, और स्ट्रेन गेज मतलब विकृति मेजर करने के लिए हम इससे उपयोग करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द एब्रीविएशन RTD यूज्ड एज ए सेंसर। RTD का संक्षिप्त नाम क्या है? चलिए, ऑप्शन ए है रिमोट ट्रांजिस्टर डिटेक्टर, ऑप्शन बी है रिपल्सन टाइप डिटेक्टर, ऑप्शन सी है रिलक्टेंस ट्रांसमीटर डिटेक्टर, या ऑप्शन डी है रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। इसका सही ऑप्शन क्या है आपका? रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। RTD बेसिकली हमारा एक टाइप का टेम्परेचर सेंसर होता है, और टेम्परेचर जैसे ये एक टिप होता है, इस तरह से इसका कोई कंट्रोलर यहाँ लगा रहता है। मान लीजिए जैसे यहाँ पे टेम्परेचर, ऐसे आग अगर जल रही है, टेम्परेचर जैसे जैसे यहाँ बदलता है वैसे वैसे यहाँ पे उसका रजिस्टेंस चेंज होता है, और उस सिग्नल को हम इस्तेमाल करके हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। रेजिस्टेंस में जो बदलाव होता है उससे हम टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर कितना होगा। ठीक है, इसलिए इसको रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर बोलते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट यूजिंग थर्मोकपल्स। थर्मोकपल का उपयोग करके तापमान किस सीमा तक मापा जा सकता है? ऑप्शन है देखिए 4 डिग्री टू 100 डिग्री, ऑप्शन बी है 101 डिग्री टू 250 डिग्री, ऑप्शन सी है 270 डिग्री टू 3000 डिग्री, या ऑप्शन डी है 3001 डिग्री टू 3500 डिग्री सेल्सियस। सही ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन सी, 270 से 3000 की रेंज का टेम्परेचर हम थर्मोकपल का इस्तेमाल करके मेज़र कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच सेंसर डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट। कौन सा सेंसर किसी भी भौतिक संपर्क के बिना वस्तुओं की उपस्थिति का पता लगाता है? ऑप्शन है देखिए आपका LVDT, ऑप्शन बी है लोड सेल, ऑप्शन सी है स्ट्रेन गेज, या ऑप्शन डी है प्रॉक्सिमिटी सेंसर। सही ऑप्शन क्या है आपका? प्रॉक्सिमिटी सेंसर। प्रॉक्सिमिटी सेंसर क्या होता है, चलिए आगे देखेंगे हम ध्यान से। इस तरह का एक सेंसर होता है प्रॉक्सिमिटी सेंसर, ये इसका सेंसिंग एलिमेंट है। तो इसके सामने कोई भी, अगर कई टाइप का होता है, इंडक्टिव टाइप होता है, कैपेसिटिव टाइप होता है। ठीक है, तो इसके सामने कोई भी अगर मेटल का पार्ट आता है तो ये उसको डिटेक्ट करके एक सिग्नल हमें भेजता है, जिससे हमें पता चलता है कि इसके सामने कोई मटेरियल आया है। ठीक है, आप लोग देखे होंगे बहुत सारी जगहों पे इसका इस्तेमाल होते हुए, बहुत सारे मॉल में, बहुत सारे ऑफिसेज में, जब आप दरवाजे के सामने जाते हैं दरवाजे ऑटोमेटिक खुल जाते हैं, वहाँ पे भी इस तरह के सेंसर्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बिना किसी कॉन्टैक्ट के आपको ये संकेत देता है कि इसके सामने कोई चीज़ आया हुआ है। सबसे बड़ा एग्जांपल आपकी मोबाइल फ़ोन में भी देख सकते हैं। मोबाइल जब आप कान के पास लगाते हैं बात करते वक्त, तो मोबाइल की स्क्रीन जो है हमेशा बंद हो जाती है। क्यों बंद हो जाती है? क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉक्सिमिटी सेंसर इस तरह का आपका लगा हुआ है, जो सेंस करता है कि उसके सामने कुछ आ गया है, इसलिए वो स्क्रीन को बंद कर देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच पर्पज द 2 कोर इंडिविजुअली स्क्रीन्ड हैवी ड्यूटी केबल्स आर यूज्ड। किस उद्देश्य से 2 मुख्य रूप से स्क्रीन किए गए भारी ड्यूटी केबल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है माइक्रोफोन, ऑप्शन बी है ऑडियो कंसोल,
ऑप्शन सी है डेटा ट्रांसमिशन या ऑप्शन डी है प्रोग्राम एम्पलीफायर। इसका सही ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन सी डेटा ट्रांसमिशन इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो ये थे आपके आज के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक थ्योरी पार्ट 2। ठीक है, सेकेंड ईयर के लिए। आगे और भी जल्दी ही आपके लिए हम पार्ट्स लेके आएंगे, तो चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और आप लोग के एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए।